चलिए नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरी YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। जो आपका NCERT का 12वीं क्लास का इतिहास चल रहा था, उस इतिहास में सेकेंड चैप्टर ये चल रहा था मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास जो चल रहा था। इसकी तीसरी वीडियो हम आपके सामने लाए हैं। इससे पहले अगर हम कुछ चर्चा कर लें कि कल आपका रिजल्ट आया था 12th क्लास का, तो आप लोग को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और बच्चे 400 प्लस नंबर बहुत सारे बच्चे लाए हैं। इसके लिए धन्यवाद है। और चलिए इससे हम अब पढ़ाई की दुनिया में रहें, उसकी दुनिया को छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ें। अब हम जो है कि हम लोग NCERT की जो 12वीं क्लास की इतिहास चल रहा था, इस इतिहास में आप लोगों को हम अगली टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन के तौर में हमने एक क्वेश्चन बनाए कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास के द्वार खोलते हैं। अभिलेख जो है किस प्रकार इतिहास के द्वार को खोलते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें अशोक जो था, अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 5वीं सदी, कहते हैं कैवीं सदी, 5वीं सदी ईसा पूर्व में ब्राह्मणी लिपि में पिपरवा स्तूप पर जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से प्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है। अस्थि कलश मतलब बुद्ध भगवान के जो अस्थि कलश है ये प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। कहते हैं मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के, कहते हैं इसमें सौराष्ट्र के सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मणी है। यह 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया कि अभिलेख इतिहास के द्वार किस प्रकार खोलता है। कि इतिहास को जानने में हमें उस समय की प्राचीन काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होता है। ये जूनागढ़ जिले के जो गिरनार से प्राप्त हुआ है। इस लिपि जो था ये ब्राह्मणी लिपि में है। अगर हम बात करें अशोक के 13वां शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। 13वां शिलालेख जो है शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो शाहबाज गढ़ी के जो प्राप्त हुआ है, इसमें इसकी प्रथम पंक्ति अगर हम देखें, प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख है एवं 9वीं पंक्ति में अशोक के विदेशी राजाओं से संबंध की जानकारी मिलती है। अशोक किस प्रकार से विदेशी राजाओं से अपना संबंध स्थापित किया था, इसके बारे में इस अशोक के जो है कि 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अगर हम इसमें जो बात बोले हैं कि इतिहास अभिलेख के द्वार खोलते हैं, तो हम बता दिए थे कि अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु, ये सारी घटनाओं के बारे में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभिलेख से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध से पूर्व की जितने भी जानकारी है वो सारी जानकारी हमें अभिलेख से पता चलता है। इसीलिए अभिलेख
इस द्वार खोलते हैं। इसीलिए अभिलेख क्या खोलते हैं? इतिहास के द्वार को खोलते हैं। चलिए इसके आगे एक पॉइंट में हमने एक बात बताए हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है तो शुंग वंश भारत में स्थापित होता है। मौर्य काल जैसे समाप्त होता है तो ये आता है शुंग काल। कौन काल? शुंग काल आता है। सबसे पहली बात है कि शुंग वंश के शासक भागभद्र के बेसनगर यानी कि विदिशा मध्य प्रदेश। अभिलेख से पता चलता है कि यवन दूत हेलियोडोरस ने तक्षशिला से आकर विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना की थी। गरुण ध्वज की स्थापना की थी। ये जानकारी उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कहता है अगली टॉपिक लेते हैं, एक नई टॉपिक है जिसका नाम है कि प्राचीन भारत इतिहास जानने के निम्न अभिलेख है। प्राचीन जो है अभी इतिहास जानने के जो है हमारे पास बहुत सारा अभिलेख मिला है। सबसे पहला जो अभिलेख है खारवेल का हाथी गुफा। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कहते इससे कलिंग राज खारवेल का यह अभिलेख पुरी से प्राप्त हुआ है। पुरी कहां पड़ता है? उड़ीसा में के हाथी गुफा से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मणी है। इसकी लिपि कौन सा है? ब्राह्मणी है। यह प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है। कहते इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों एवं लोक मंगल कार्यों का उल्लेख मिलता है। उसने मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। इसने क्या किया था? मगध तक के क्षेत्र को जीत लिया था। और इस अभिलेख की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उसके प्रारंभिक 13वें वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। क्रमबद्ध विवरण यहां पर मिलता है। कहते हैं इसके अशोक के जो है कि अपने जीवन के 13वें वर्ष के घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इसमें मिलता है। सॉरी, अशोक ने कलिंग का। हम बता दिए कलिंग राजा खारवेल की ये जानकारी इस अभिलेख से हमें पता चलता है। ये अभिलेख पूरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख। अगली अभिलेख की अगर हम बात किए 2 नंबर में, तो सबसे पहले 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर में जो है कि नागनिका का नानाघाट गुहा अभिलेख। नागनिका का नानाघाट गुहा अभिलेख में कहते इसमें सातवाहन वंश के कई प्राप्त अभिलेख में यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह पूना के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? पूना के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। यह भी प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है। यह भी ब्राह्मणी लिपि में है। इसमें सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न यज्ञों का विवरण दिया है। कहते हैं इससे सातवाहन कालीन दक्षिण भारत की राजनीतिक धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है इस नानाघाट अभिलेख से। और ये अभिलेख सातवाहन का कालीन है। सातवाहन वंश ने इस अभिलेख को लिखवाया था। इसीलिए हम कह सकते हैं सातवाहन वंश के जो है कि सबसे पहली बात सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से कहते शक क्षत्रप रुद्रदामन का ब्राह्मणी लिपि में
जूनागढ़ यानी कि गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का इतिहास मिलता है। सुदर्शन झील पर निर्मित बांध का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन का प्रांतीय शासक कौन था? सुविशाख ने सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। अगर सुदर्शन झील की कहानी है, इसके आगे हम सुदर्शन झील के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे सुदर्शन झील है क्या। जब तक आप यही आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले साथ ही इसमें रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण भी मिलता है। यह 150 ईस्वी का अभिलेख है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, 4 नंबर में जो मिला है हमें मीनांडर, कहते हैं मीनांडर का सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख। मीनांडर का सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख ये खरोष्टी लिपि में है। ये 115 से लेकर 90 ईसा पूर्व का है। ये इंडो ग्रीक शासक मीनांडर का यह एक प्रमुख अभिलेख है। यह एक अफगानिस्तान के सिनकोट से प्राप्त हुआ है और उसकी राजधानी सकला थी, जो पाकिस्तान का वर्तमान सियालकोट है। जो पाकिस्तान का वर्तमान क्या है? सियालकोट है। नेक्स्ट में 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर में जो गंडो फर्नीज का तख्त ए बाहरी प्रस्तर अभिलेख 5 नंबर में है। गंडो फर्नीज का तख्त ए बाही प्रस्तर अभिलेख, कहते पहलव शासक गंडो फर्नीज का यह एक अभिलेख पेशावर के तख्त ए बाही से प्राप्त हुआ है। यह खरोष्टी लिपि में है। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें 6 नंबर में कहता है कि 6 नंबर में अगर हम देखें इसमें तो कनिष्क प्रथम का सुई बिहार तम्रपत्र, कनिष्क प्रथम का सुई बिहार तम्रपत्र कहते कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का यह अभिलेख पाकिस्तान के बहावलपुर के समीप सुई बिहार स्तूप से मिला है। सुई बिहार स्तूप से मिला है। यह 89 ईसा पूर्व का है। कहते ये खरोष्टी लिपि में है। कह सकते इसमें कनिष्ठ कालीन धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट में अगर हम देखें 7वां नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट और VVI है। ये वाला VVI लगा लीजिएगा नूनू। ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, अभिलेख है। ये ब्राह्मणी लिपि का यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था। शुरुआत में कहाँ था? कौशाम्बी में था, जहां से इसको इलाहाबाद किले में लाया गया था। इसकी भाषा संस्कृत था। इसकी भाषा क्या था? संस्कृत था। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 335 से लेकर 376 ईस्वी का है जीवन चरित्र, यानी कि समुद्रगुप्त के जीवन चरित्र उपलब्धियों का विवरण इसमें मिलता है। इसे समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक मंत्री हरिसेन नामक कवि ने 350 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। संधि विग्रह मंत्री ये हरिसेन ने। आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा, तो बता दीजिएगा हरिसेन ने। किसकी है? हरिसेन ने है। हम कह सकते हैं या कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण है।
ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख मिलता है। और भी बात हम बतावे इसमें कि इस अभिलेख कहते इस अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेख का सरताज कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय अभिलेख का सरताज किसे कहा जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति को। इसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का संपूर्ण उल्लेख मिलता है। इसके बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर में स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। 8 नंबर में है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। यह 456 ईस्वी का है एवं गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। कहते इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हुनों की पराजय एवं सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी हमें इसमें प्राप्त होता है। ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगली टॉपिक इसमें हम लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। बड़ा अच्छा टॉपिक है। सुदर्शन झील का इतिहास जानने में अभिलेखों की भूमिका, क्या क्या भूमिका है? कहते हैं प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक का सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्युगीन राजाओं द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस दृष्टि से क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी एवं गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख 456 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों कहते इन दोनों अभिलेखों से हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त होता है। सबसे पहली बात है कि हमने आपको बताया कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, दोनों जूनागढ़ के अभिलेख है। इन दोनों से हमें सुदर्शन झील के सिंचाई और संपूर्ण इतिहास हमें पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुद्रदामन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है रुद्रदामन। कहते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जयत पर्वत, कौन पर्वत? उर्जयत पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। उर्जयत पर्वत के से नीचे जो भी बहने वाली सुवर्ण सिकता पहला नदी है और दूसरा नदी है पलासीनी। ये दोनों नदियों के आदि नदियों और भी नदी था, नदियों पर बांध बनाया गया और बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति, किस शासक उस समय था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके प्रांतपति पुष्यगुप्त, क्या नाम है? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाने का ऑर्डर दिया, किसको? पुष्यगुप्त को दिया और इसी ने सुदर्शन झील को बनवाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद में इस सुदर्शन झील में चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, जिसको नाम है अशोक, इसने क्या किया? जूनागढ़ प्रांतपति तुषास से कहा कि सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहर निकाल दीजिए। तो तुषास ने इस सुदर्शन झील से नहर निकलवाई और अशोक ने इसका ऑर्डर दिया था।
अगर आगे बढ़े तो ये दोनों अगर बात हम करें तो दोनों नदियों में बाढ़ आने से इसके बांध टूट जाता है। तब रुद्रदामन ने इसे पुनर्निर्मित कराया एवं इसका प्रबंध प्रांतपति सुविशाख को सौंप दिया। पुनर्निर्माण के लिए किसको सौंप दिया? सुविशाख को सौंप दिया। इसमें ज्यादा धन खर्च होने से इसकी आलोचना हुआ, इसीलिए इसने अपने स्वयं के लोगों को कल्याण करने के लिए रुद्रदामन ने अपने खर्चे से इस सुदर्शन झील का खर्च जो है कि मरम्मत करवाया था। इस सुदर्शन झील का मरम्मत अपने स्वयं पॉकेट के से ही करवाया था, अपने पैसे से। अगर हम देखें उसके बाद में स्कंदगुप्त क्या किया? स्कंदगुप्त की बात आता है, कहते हैं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 455 ईस्वी में यह बांध फिर से टूट जाता है। यह बांध क्या होता है? फिर से टूट जाता है। अबरी उस समय शासक रहता है स्कंदगुप्त, पहले था रुद्रदामन, अब स्कंदगुप्त के समय में ये बांध 455 ईस्वी में फिर से टूट जाता है। ये भी ऑर्डर दिया अपनी प्रांतपति चक्रपालित इसको ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया से इसकी पुनर्निर्मित करवाया गया, पुनर्निर्माण करवाया गया। उसके बाद में इससे पता चलता है कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के सभी शासक सिंचाई एवं जन कल्याण हेतु कितने समर्पित थे, यानी सिंचाई और लोगों के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा ये समर्पित थे। अगर हम देखें अगली जो पॉइंट है, इसमें कहा जाता है इसमें कि इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जानने में अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। बहुत ज्यादा ये सिद्ध होता है। उसके बाद में अगली टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण करें। हम देखें यहाँ पर इतिहास लेखन में ग्रंथों के विश्लेषण में निम्न पहलुओं पर विचार करना होता है। सबसे पहला पहलू है अधिकांश ग्रंथ काव्य एवं नाटक के रूप में उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें महाकवि कालिदास के ग्रंथ रघुवंश, कुमार संभव महाकवि है, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है। काव्य की बात करें तो कहा जाता है जहां ना पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि। कहते जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात काव्य में वास्तविकता कम और कल्पना ज्यादा रहता है। काव्य में वास्तविकता कम और कल्पना अधिक होता है। इसके दूसरी अगर बात करें हम लेते हैं दूसरी पॉइंट की अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि तत्युगीन ग्रंथों में वर्णित घटनाक्रम की पुष्टि अन्य समकालीन ग्रंथों से करनी होती है। कहते तीसरा बात है पुरातत्व। कहते इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, अतः साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों की जांच पुरातात्विक स्रोतों से करनी होती है। चौथी अगर हम बात करें इसमें तो 4 नंबर में कहता है कि इसमें कि उस समय मेगास्थनीज, फाहियान आदि कुछ विदेशी यात्री भी भारत आए। इनके द्वारा लिखित भारत यात्रा संबंधी विवरणों से भी तत्युगीन ग्रंथों के विश्लेषण में मदद ली जा सकती है। ये सारी घटनाएं के बारे में इसमें पूरी तरह से
लिखा गया है। अगर आगे हम टॉपिक लेते हैं 5वीं नंबर की, अगर हम बात करें तो 5वीं नंबर में जो बात है इसमें कहते ग्रंथों के लेखकों की जीवनियां भी कहीं कहीं उपलब्ध है। इस लेखकों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके भी इनके द्वारा सृजित ग्रंथों के विश्लेषण में मदद मिलती है। ये सारी घटनाएं जितने भी हमने 5 नव तक बताया, ये सारी जो भी है ये ग्रंथ इतिहास के अभिलेख की कहानी की दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है कि इतिहास लेखन में ग्रंथों का अगर क्या रोल है, तो ये सारी ग्रंथों का ये रोल होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इससे और ये अगली टॉपिक लेते हैं। इसका टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय में एक क्वेश्चन के रूप में हमने बताया महाजन पद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात है कि समस्त भारत में 16 महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ ही भारत में प्राचीनतम राज्यों के अस्तित्व का आरंभ हुआ। इसी समय लोहे का प्रयोग होने लगा एवं सिक्के बनाए जाने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। कहते हैं क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ जैन एवं बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आए। यानी कि 6ठी शताब्दी जैसे ही समाप्त होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों आ जाता है। अगली जो इसमें है एक नई इसमें लेते हैं, कहते हैं बौद्ध धर्म। कहते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों यानी कि 16 क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो कि ये निम्नलिखित है। कहते हैं ये कौन कौन सा है, तो हम देख लेते हैं 16 महाजनपद। सबसे पहला है इसमें मगध। कहते हैं मगध की राजधानी मगध की राजधानी राजगिरी था। ये राजगीर जो कि बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। दूसरा है अंग की राजधानी चंपा। ये भी कहाँ था? बिहार में। ये भी बिहार में। दूसरा है बज्जी, दुनिया का पहला गणतंत्र बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली था। ये भी आपका बिहार में है। ये भी आपका बिहार में है। तीसरा है, अगला है, चौथा है काशी। 4 नंबर में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर में है काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश यूपी में है। तीसरा है, 5वां है कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावती। श्रावस्ती या कुशावती ये भी आपकी यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें यहाँ पर अगला देखें तो कौशल हो गया है। अगला है 5वां और ये 6ठा हो जाएगा। कौशल के बाद में वत्स। छठा है वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी। ये भी यूपी में है। ये भी कहाँ है? यूपी में। अगला है मत्स्य। 7वां है मल की राजधानी है कुशीनारा। कौन है? कुशीनारा। ये भी यूपी में है। अगला है 8वां नंबर में सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी मथुरा, और मथुरा भी कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है। अगला है पांचाल 9 नंबर। तो पांचाल भी ये जो है काम्पिल्या या यही क्षेत्र इसकी राजधानी था। ये भी यूपी में है। ये भी यूपी में है। और अगला 10th नंबर में आपको बता दें चेदी। तो चेदी के राजधानी सुक्तिमुथी, जिसको हम सुक्तिमती भी कह सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में 2 गो है।
एगो है चेदी और एगो है अवंती। 11 नंबर अवंती, ये जिसकी राजधानी उज्जैन है या महेशमती, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला है कुरु, नेक्स्ट में है कुरु। कहते हैं कुरु के जो राजधानी है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा में है। कहते हैं मत्स्य जो है कि ये भी आपका विराटनगर इसकी राजधानी, ये राजस्थान में है। गांधार, अगला है गांधार, जो कि आपको बता दें ये पाकिस्तान में है। गांधार, तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान में है। और ये कंबोज आपको राजपुरा या हाटक इसकी राजधानी है, ये भी पाकिस्तान में है। अगर हम देखें असमक, तो असमक की अगर बात करें, इसकी राजधानी पटना, ये भी आपकी पाकिस्तान में है। हमने आपको बताया 3 गो बिहार में आपको बता दिए, 6 गो यूपी में और 2 गो मध्य प्रदेश में, एगो हरियाणा में और एगो राजस्थान में और 3 पाकिस्तान में, यानी कि कुल मिलाकर 16 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, 3 6 3 9, 9 और 2 9 2 11 और 1 12 12 1 13 13 और 3 16। इस प्रकार से 16 महाजनपद था। तो ये हमारी कहानी आज तक यही रहता है। अगली टॉपिक कल लेंगे, जो कि हम कल का बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। चलिए, इसके लिए वीडियो अगर देखे हैं इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे भी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके चलिए, जय हिंद, जय भारत।